नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में JBM ऑटो इस कंपनी के रिलेटेड फुल इम्पोर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे और उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल है उसमें कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो JBM ऑटो ये कंपनी वेरियस सेगमेंट में काम करती है, जिसमें कंपनी ऑटोमोटिव, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, सर्विस, रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवेज और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर में काम करती है। लेकिन इस कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो ऑटोमेटिव सेगमेंट से रिलेटेड है और उससे कंपनी अपना जो मेजर रेवेन्यू है वो जनरेट करती है। और उसके साथ ही में इस कंपनी का कंटिन्यूस क्वालिटी डिलीवरी, सोल्यूशन अप्रोच, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम और उसके साथ ही में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस रहता है, जिसकी वजह से ये कंपनी ऑटोमेटिव सेगमेंट में एक अच्छा प्रदर्शन कंटिन्यूस कर रही है। और उसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी के जो ऑटो कंपोनेंट से रिलेटेड डिवीजन है उसमें बहुत ही प्रीसियस कस्टमर्स है, जिसमें अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो लिमिटेड, फिएट, फोर्ड, जनरल मोटर्स कॉरपोरेशन, होंडा, हीरो, जेसीबी, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, रेनॉल्ट, निसान, टाटा, टोयोटा, टीवीएस, वोल्वो, आइसर और उसके साथ ही में वॉल्क्सवैगन ये कंपनी है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो तो स्ट्रांग है, लेकिन साथ ही में कस्टमर बेस भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रांग है। और इन जैसे प्रेसियस कस्टमर के साथ काम करने से ही इस कंपनी की जो बिजनेस चेन है वो बहुत ही स्ट्रांग हो रही है, जिस रीज़न की वजह से हम इस कंपनी के ऊपर अच्छा ट्रस्ट कर सकते हैं। और उसके साथ ही में ये कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी काम करती है, जिस रीज़न की वजह से इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो फ्यूचर में भी स्टेबल रह सकता है। तो इस कंपनी का जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही शानदार नज़र आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी के जो फंडामेंटल है उसमें कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रेशोज़ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें इस कंपनी का स्टॉक का पे रेशो अभी 34.6 है। और इस पे रेशो के कंपेरेटिवली इस कंपनी का जो सेक्टर है ऑटो एंसिलरीज उनके साथ कंपैरिजन करके देखेंगे तो सबसे पहले हम समवर्धन मदरसन का देखेंगे तो 52.91 है, बॉश का 38.02, टॉप इन्वेस्टमेंट का 57, यूनोमिंडा का 47, सोना BLW 73, मदरसन वायरिंग का 53। इसके बाद ZF कमर्शियल का देखेंगे तो 69 है और अभी हम JBM ऑटो का देखा है वो 34.56 है। तो JBM ऑटो इस कंपनी का जो PE रेशो है वो अपने सेक्टर के बाकी की कंपनियों के कंपेरेटिवली कम है, जो कि इस कंपनी के वैल्यूएशन को कम और अट्रैक्टिव बनाता है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही अच्छा साइन है। और इसी कम PE रेशो की वजह से हम ऑटो इंसलरीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इस कंपनी को यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। और उसके बाद कंपनी का जो ROC है वो अगर हम देखेंगे तो 13.5% का है और उसके साथ ही में कंपनी का ROE देखेंगे तो 19% का है। तो इस कंपनी के जो दोनों रेशोज़ है वो भी हमें बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें हम पिछले 5 सालों का कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे। और उसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स सेगमेंट देखेंगे, जिसमें मार्च 18 में कंपनी का सेल्स 1600 था, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर कंपनी ने 2200 करोड़ का किया। और उसके बाद मार्च 20 और 21 में कंपनी का जो सेल्स है इसमें थोड़ी सी गिरावट ज़रूर आई और ये 1900 करोड़ का हुआ। लेकिन मार्च 22 में कंपनी का जो सेल्स है वो मार्च 21 के कंपेरेटिवली लगभग 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का गेन हुआ और ये 3100 का कंपनी ने किया। और उसके साथ ही में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की और ये 3900 करोड़ का रहा है। तो मार्च 18 में कंपनी का जो सेल्स 1600 करोड़ का था वो कंपनी ने अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में लगभग 4000 करोड़ का किया है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से एक बहुत ही अच्छा साइन है। और इस सेल्स के कंपेरेटिव अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 18 के बाद कंपनी ने अपना जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली हमेशा ही ज़्यादा किया है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव में जनरेट हुआ है। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 18 में 204 करोड़ का था, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो सिर्फ मार्च 21 में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ड्रॉप देखने को मिला। उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ की है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इसको 404 करोड़ का किया है। तो मार्च 18 में इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 200 करोड़ का था वो लगभग
ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अभी डबल होकर 400 करोड़ के ऊपर गए, जो कि कंपनी के बिजनेस के नज़र से एक बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, जो कि मार्च 18 में 12% का था, जो कि इसके अगले 2 साल कंपनी ने इसको 12% का मेंटेन किया। लेकिन अगर हम पिछले 3 सालों में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% कर रहा है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में पिछले 3 सालों में कंपनी ने स्टेबल किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन कंपनी को यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो आने वाले समय में बढ़ानी पड़ेगी, ताकि कंपनी की लॉन्ग टर्म में एक अच्छी ग्रोथ हो। तो फिलहाल कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिले, लेकिन इसमें थोड़ी सी और ग्रोथ कंपनी को करनी पड़ेगी। और उसके बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, जिसमें कंपनी का मार्च 18 में ये 81 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 98 करोड़ का हुआ। लेकिन इसके अगले 2 साल नेट प्रॉफिट का परफॉर्मेंस है वो डाउन हुआ। लेकिन इसके अगले 2 साल अगर हम देखेंगे मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है अपने नेट प्रॉफिट में अच्छी रिकवरी और ग्रोथ की मार्च 20 के। तो मार्च 22 का जो नेट प्रॉफिट है वो मार्च 21 के कंपेरेटिव अगर हम देखेंगे तो 3 टाइम्स से गेन हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में मार्च 21 के कंपेरेटिव ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 4 टाइम्स से गेन हुआ है, जो कि कंपनी के बिजनेस और आने वाले समय की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। तो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का सेक्शन है उसमें कंपनी एक प्रॉफिटेबल है, जो कि इन्वेस्टमेंट के नज़र से एक अच्छा साइन है। ज़रूर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में 2 साल ड्रॉप हुआ था, लेकिन फिर से कंपनी ने अब उसको रिकवर किया है। और उसके बाद हम कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो ये भी कंपनी के सेल्स और उसके साथ ही में नेट प्रॉफिट की तरह मार्च 20 और 21 में ड्रॉप हुआ था, लेकिन फिर से इसको कंपनी ने मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में रिकवर किया है, जो कि ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा साइन है। और इसके साथ ही में कंपनी पॉजिटिव में कंटिन्यूस डिविडेंड पे आउट कर रही है। इसका मतलब कंपनी अपना जो नेट प्रॉफिट प्लस में जनरेट कर रही है उसी से कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड यहाँ पर पे आउट कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। तो इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 1-2 साल ज़रूर कंपनी के परफॉर्मेंस डाउन हुए, लेकिन कंपनी के सेल्स, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो पिछले 5 सालों में अच्छे रहे, जो कि इस कंपनी को इन्वेस्टमेंट की नज़र से बहुत ही अच्छा बनाता है। और उसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें इस कंपनी का जो रिजर्व है वो मार्च 18 में 397 करोड़ का था, जो कि अभी सितंबर 22 में बढ़कर 936 करोड़ का हुआ है। तो मार्च 18 से लेकर अभी तक हम सितंबर 22 तक देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व है उसमें कंपनी ने लगभग 3 टाइम्स से भी ज़्यादा की ग्रोथ की, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। साथ ही में कंपनी के ऊपर अगर हम बोरेंग्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी के ऊपर 573 करोड़ का बोरेंग्स था, जो कि अभी लगभग 3 टाइम्स से बढ़कर सितंबर 22 में 1672 करोड़ का हुआ है। तो कंपनी का जो रिजर्व है वो तो 3 टाइम्स पिछले 5 सालों में बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी का जो बोरेंग्स है वो भी पिछले 5 सालों में 3 टाइम्स बढ़ा है, जो कि इस बोरिंग के बढ़ने की वजह से कंपनी का जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर ज़्यादा बोरिंग्स हुआ है। और इसी रीज़न की वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी हमें थोड़ी सी वीक होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का जो रिजर्व बढ़ रहा है वो एक अच्छा साइन है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को अपने ऊपर का जो बोरिंग्स बढ़ रहा है वो भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर ऐसा ही बोरिंग्स बढ़ता रहेगा तो कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ेगा, और उसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट होगा और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए कंपनी का जो बोरिंग्स है वो कंपनी को कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी आने वाले समय में नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ कर पाएगी। और उसके बाद हम कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे, जिसमें मार्च 18 में कंपनी का नेट कैश फ्लो ज़ीरो था, जो कि मार्च 19 में 9 करोड़ और 20 में 11 करोड़ का था। फिर से मार्च 21 में ये -7 करोड़ का हुआ, और इसके बाद मार्च 22 में कंपनी ने इसको 16 करोड़ का जनरेट किया। तो मार्च 22 में अगर हम कंपनी का नेट कैश फ्लो देखेंगे तो पिछले 7 से लेकर 8 साल में सबसे ज़्यादा जो नेट कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव में जनरेट हुआ है वो मार्च 22 में हुआ है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो मार्च 22 में कंपनी ने जो नेट कैश फ्लो में ग्रोथ की है वो एक अच्छा साइन है, लेकिन कंपनी को कंसिस्टेंट ऐसी ग्रोथ आने वाले समय में करनी पड़ेगी, तभी कंपनी एक नेट कैश रिच कंपनी बनेगी और कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। तो कंपनी का मार्च 22 में जो नेट कैश फ्लो जनरेट हुआ है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को अपना नेट कैश फ्लो जो अभी अनस्टेबल है, जो कि कंटिन्यूस पॉजिटिव और निगेटिव में जा रहा है, वो कंसिस्टेंट पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा, तभी कंपनी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। और उसके बाद हम कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज के नंबर से उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं।
तो सबसे पहले हम डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो कंपनी के डेप्टर डेज मार्च 18 में 79 थे, जो कि इसके अगले साल बढ़कर 101 हुए। लेकिन इसके अगले 3 साल अगर हम देखेंगे तो मार्च 20, 21 और 22, इन तीनों साल में कंपनी ने अपने डेप्टर डेज के नंबर से वो कंटिन्यूस कम किए, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से अच्छा साइन है। तो कंपनी ने अपने डेप्टर डेज के नंबर्स जो कम किए वो कंपनी के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहे। और इसके बाद कंपनी के अगर हम इन्वेंटरी डेज देखेंगे तो ये मार्च 18 में 75 थे, जो कि इसके अगले साल ये कम हुए। इसके अगले साल मार्च 20 में देखेंगे तो फिर से गेन हुए और मार्च 20 में भी गेन होकर 96 हुए। लेकिन मार्च 22 में फिर से कंपनी ने इस नंबर को कम किया। तो जिस तरह कंपनी के डेप्टर डेज के नंबर्स वो कंपनी ने पिछले 3 साल में कम किया है, वैसे हमें इन्वेंटरी डेज नहीं देखने को मिले। इसके नंबर्स कभी ऊपर हो रहे या फिर कभी नीचे हो रहे, जो कि इसी वजह से कंपनी के जो इन्वेंटरीज है वो बहुत ही हमें अनस्टेबल देखने को मिले। तो इसी वजह से कंपनी को इन्वेंटरी डेज के नंबर्स कंटिन्यूस कम करके रखने पड़ेंगे, तभी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर कर पाएगी। तो कंपनी ने डेप्टर डेज में एक अच्छी ग्रोथ की, लेकिन कंपनी को इन्वेंटरीज में भी अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी। और लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास 67.53% की एक अच्छी हिस्सेदारी है। साथ ही में कंपनी में एफआईज की जो इन्वेस्टमेंट है वो पिछले क्वार्टर के कंपेरेटिवली बढ़ी है, जो कि अभी 1.37% की है। कंपनी में डीआईज की इन्वेस्टमेंट है वो दिसंबर क्वार्टर में थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ी है, जो कि 0.02 है। और उसके बाद पब्लिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में 31% की है, जो कि पिछले क्वार्टर के कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम हुई है। तो इस कंपनी की जो मेजॉरिटी स्टेक है वो कंपनी के प्रमोटर के पास है, जो कि कंपनी को स्टेबल बनाता है। और उसके साथ ही में कंपनी में एफआईज और उसके साथ ही में डीआईज की जो इन्वेस्टमेंट है वो पिछले कुछ समय से थोड़ी बढ़ रही है, जो कि हम इसको भी पॉजिटिव मान सकते हैं। तो जेबीएम ऑटो इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही शानदार है, जिसमें कंपनी के पास बहुत ही अच्छे क्लाइंट्स है। साथ ही में एफआईज की इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूस इस कंपनी में गेन हो रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी अपने जो सेल्स है उसकी जो ग्रोथ है वो कंपनी ने पिछले 5 सालों में डबल से भी ज़्यादा की, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। और इसी सेल्स की वजह से कंपनी का अगर हम बाकी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसमें भी कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट और उसके साथ ही में अर्निंग पर शेयर में एक अच्छी ग्रोथ की है। कंपनी का कैश फ्लो पिछले 8 सालों में सबसे ज़्यादा मार्च 22 में देखने को मिला है। तो कंपनी ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिटेबल है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी ने अपने रिजर्व में भी एक अच्छी ग्रोथ की है। लेकिन कंपनी के ऊपर जो कंटिन्यूस बोरिंग्स बढ़ रहा है उसकी वजह से कंपनी को कंटिन्यूस ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है। और इसी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें कभी भी इस इंटरेस्ट रेट की वजह से कम होते हुए देखने को मिल सकता है, जैसा कि मार्च 20 और 21 में हुआ था। तो इसी वजह से इस कंपनी में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स बढ़ रहा है उस रिस्क के साथ यहाँ पर करनी पड़ेगी। और हमें इस कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है वो इस कंपनी का शेयर अगर करेक्शन में जाता है तभी करनी है, क्योंकि इससे ही हमें ज़्यादा बेनिफिट इस कंपनी में होगा, ना कि किसी भी प्राइस पर इस कंपनी के शेयर को बाय करने से। तो जब तक कंपनी के ऊपर बोरिंग्स है तब तक हम इस कंपनी में हर करेक्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी हमें अच्छा बेनिफिट होगा। और आने वाले समय में कंपनी अपने ऊपर का बोरिंग्स कम करती है तो उस वक्त हम इस कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स है उसी वजह से हर करेक्शन में थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट इस कंपनी में होगा। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें, ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी नोटिफिकेशन के थ्रू सही समय पर मिल सके।